आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ अंजलि रिसीवर और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। हिस्ट्री में मैं आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, एंशिएंट, मिडिवल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तीनों पढ़ाऊंगी। बट सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है उसका वो है सोर्स। तो हम सोर्स पे बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, हम सोर्स पे पूरा डिटेलली बात करेंगे वन बाय वन। मैं बहुत ज्यादा बड़े वीडियो नहीं दूंगी, मैं छोटे छोटे वीडियो दूंगी। तो पहले टॉपिक पे आइए हम अपने बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है सोर्स। तो सबसे पहले जान ले कि सोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा आपका है लिटरेसी सोर्स एंड थर्ड एंड लास्ट आपका है फॉरेजिन लिटरेसी आर्टिकल, फॉरेजिन आर्टिकल, तीसरा आपका है फॉरेजिन आर्टिकल। तो आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो पहले आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। देखिए, इतिहासकारों ने तीनों सोर्सेस को ही सही बताया है, लेकिन उनका मानना यह है कि विदेशी लेख और साहित्यिक लेख की अपेक्षा आपके पुरातात्विक स्रोत ज्यादा ही सटीक और सही होते हैं। ऐसा इसलिए वो मानते हैं क्योंकि आपका जो विदेशी लेख होता है और जो आपका साहित्यिक लेख होता है, उन्हें तो आसानी से मिटाया जा सकता है, उनमें हेर फेर किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आपका जो पुरातात्विक स्रोत है उसको बदला नहीं जा सकता। उसको इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत है वो पत्थरों पे, तांबे के चादरों पे या फिर इस तरीके से लिखे हुए होते हैं कि उनको मिटाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इसलिए वो पुरातात्विक स्रोत को ज्यादा, इतिहास को जानने के लिए ज्यादा सही और सटीक मानते हैं। तो आइए हम पुरातात्विक स्रोत पे बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे पहला आपका है वो है अभिलेख। वैसे तो कई सारे हैं, तो उसमें आपका देखिए क्या क्या आता है। अभिलेख आता है, सिक्के आता है, स्मारक और भवन आते हैं, मूर्तियां आती हैं, चित्रकला, अवशेष। बट हम इनको बारी बारी वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, आज वो हम पढ़ने वाले हैं एडिक्ट के बारे में। किसके बारे में? एडिक्ट, यानी कि अभिलेख के बारे में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? अभिलेख, ठीक है, अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख को जो है तो एडिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एडिक्ट। तो अभिलेख को सबसे पहले भारत में अभिलेख को बताने वाले या अभिलेख को लाने वाले सबसे पहले जो सम्राट या शासक रहे हैं वो अशोक हैं, ठीक है। अशोक का जो अभिलेख है वो सबसे पहला अभिलेख है भारत में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अभिलेख को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अभिलेख को जो है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एक निजी अभिलेख, ठीक है, निजी अभिलेख, और दूसरा जो है आपका वो है सरकारी अभिलेख। क्या है? सरकारी अभिलेख, ठीक है। सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख, 2 तरीके के अभिलेख हैं जो हमको इतिहास के बारे में बताते हैं कि पूर्व समय में किस प्रकार की, किस तरीके की घटना घटी थी। तो निजी अभिलेख में देखिए आपके किस तरीके के, निजी अभिलेख में जो आपके आते हैं वो आपकी मूर्तियां, ठीक है, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों के बारे में निजी अभिलेख में ये आता है। फिर सरकारी अभिलेख में आपकी उस तरीके की प्रशस्तियां आती हैं, राज कवियों द्वारा लिखी हुई जो प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र है, वो सब आपके किस में आते हैं? वो सब आपके आते हैं सरकारी अभिलेख में। मतलब किस राजा द्वारा कितनी भूमि दान की गई है, उनकी भूमि की सीमाएं क्या थी, इस तरीके के वर्णन जिस भी अभिलेख में होते हैं उनको हम सरकारी अभिलेख कहते हैं। और मूर्तियों से रिलेटेड या उनके शासकों की खुद की अपनी उपलब्धि, क्या उन्होंने अपने राज्य में उपलब्धियां प्राप्त की, उनकी किस तरीके की स्थिति थी, वो सब आपके निजी अभिलेख में आती हैं। उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया, उनकी सीमा क्या थी, उनके स्थान की, मतलब उनका क्षेत्र कितना था, उनकी बाउंड्रीज कितनी थी, उस टाइप के जो अभिलेख आते हैं वो निजी अभिलेख के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे तो भूमि अनुदान पत्र वो कैसे होते थे? वो तांबे पे लिखे हुए होते थे। तो उसी तरीके का समुद्रगुप्त का एक, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? वो आपकी सरकारी अभिलेख के अंतर्गत आएगी। क्या? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। वो मैं थोड़ा सा
समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये आपकी किसके अंतर्गत आती है? ये आपकी आती है सरकारी अभिलेख के अंदर। एक और है ग्वालियर, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ये भी आपकी जो है, ये भी आपकी किसके अंतर्गत आती है? भोज की सरकारी अभिलेख की, भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है, ये भी आपकी किसके अंतर्गत आ रही है? ये भी आपकी सरकारी अभिलेख के अंतर्गत आ रही है। इसमें इन राजाओं के द्वारा, वो राजा चाहे समुद्रगुप्त हो या राजा भोज हो, उनके द्वारा कितनी भूमि दान दी गई थी या फिर उनकी भूमि की कितनी सीमा थी, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उनकी विजय, उनकी भोज की जो है उनकी विजय, उन्होंने कहाँ कहाँ किस राज्य पे विजय प्राप्त की थी, ये सारा आपका भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, और निजी अभिलेख में जो आपके आते हैं वो मूर्तियों पे उत्कीर्ण, मतलब मूर्तियों पर उत्कीर्ण। ठीक है, मूर्तियों पे उत्कीर्ण समय उससे पता चलता था कि किस शासक ने कब कौन सी मंदिर का निर्माण कराया, कौन सी मूर्तियों की स्थापना की गई, कहाँ पे स्थापना की गई, ये सब निजी अभिलेख में आपको पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन तृतीय का एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। ये अभिलेख जो है, ये सारे अभिलेख आपको, खारवेल का अभिलेख, कलिंजर अभिलेख, ये सारे अभिलेख जो है आपके, ये सब निजी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जिनमें उनके शासकों की उपलब्धियां, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती है। तो मैं आपको वो पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगी। देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एक बार में जैसे कि इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं हो सकती कि आपको समझ भी आ जाए और लिखा हुआ पूरा नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। तो नोट्स के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, जो शायद आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, निजी अभिलेख से क्या होता था कि वहां उस समय की आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, किस धर्म को लोग मानते थे, क्योंकि मूर्तियों से बात हो रही है तो धर्म, किस देवी देवताओं की पूजा होती थी, ये सारी चीजें आपको पता चलती थी। उस टाइम की कला क्या थी, चित्रकला क्या थी, ये सब आपको पता चलती थी। किस भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे वो आपको पता चलता था। भाष्य के बारे में तो पतंजलि का जो महाभाष्य है वो पुष्पमित्र शुंग के, उसमें ये अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने किया था उसके बारे में आपको क्या कहते हैं पता चलता है कि उन्होंने, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। सातवाहन के जो राजा थे, सातवाहन राजाओं का इतिहास, पूरा उनका जो इतिहास है वो आपको अभिलेख के ही माध्यम से पता चलता है। राष्ट्रकूट का तो नहीं पता चलता है, उनके लिए नहीं मिलते। इतनी बड़ी संख्या में अभिलेखों के मिलने से बोला जाता था कि भारत में पूर्व मध्य का लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में, या उनसे 600 से 1200 ईस्वी तक के समय में सामंती अर्थव्यवस्था स्थापित हो गई थी। ऐसा इतिहासकारों का मानना था कि 600 से 1200 ईस्वी के बीच में मतलब कि सामंती अर्थव्यवस्था भारत में आ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों पर जो है अभिलेख जो होते हैं वो खुदे हुए थे, तो वो राजा की सीमाओं को बताते थे चट्टानों पर। अब देखिए, अभिलेख जो होते हैं वो कितने तरह के अभिलेख होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, अभिलेख जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के। एक मिनट गाइस, मैं बता रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि अभिलेख जो है आपके एडिक्ट जो है वो 4 तरीके के होते हैं। कितने? 4 तरीके के। जो पहला आपका होता है वो आपका होता है पत्थरों पे। क्या होता है? पत्थरों पे होता है। उसे हम क्या कहते हैं? जो पत्थरों पे होते हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है, शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। शिलालेख। ठीक है, रॉक एडिक्ट। क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट। क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट कहते हैं किसे? जो पत्थरों पे लिखे हुए होते हैं, पत्थरों पे लिखे होते हैं। और एक दूसरा आपका होता है पिलरों पर, मतलब कि स्तंभ पे लिखे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो स्तंभों पे लिखे होते हैं, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख कहते हैं, यानी कि पिलर एडिक्ट। ठीक है,
पिलर एडिक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो दीवारों पे लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं दीवारों पर, ठीक है। दीवारों पर भी लिखे हुए होते हैं अभिलेख, उनको हम कहते हैं भित्ति लेख, ठीक है। भित्ति लेख कहते हैं जो दीवारों पे लिखे होते हैं। और उसके बाद लास्ट आपका होता है जो गुफाओं में होते हैं। कहाँ पे? ये तीसरा था। एंड फोर्थ आपका होता है गुफाओं में लिखे होते हैं, ठीक है, गुफा में, तो उसे कहते हैं गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो आपका अब आपका सेकंड टॉपिक जो है अभिलेख के बारे में, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि अभिलेख को लाने वाले जो पहले शासक हमारे हैं वो है अशोक। अशोक द्वारा पहले लाया गया, उसके बाद अन्य शासकों ने अभिलेख को धीरे धीरे लाया है, ठीक है। और अभिलेख हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं निजी अभिलेख, एक होते हैं सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जो राज कवियों द्वारा प्रशस्तियों पे लिखे जाते हैं, ठीक है, या भूमि अनुदान पत्र जो होते हैं, इस तरीके के अभिलेख को हम कहते हैं सरकारी अभिलेख। और निजी अभिलेख जो होते हैं वो मंदिरों में लिखे हुए, मतलब मूर्तियों पे लिखे हुए या बहुधा मंदिरों के निर्माण में होते हैं, उसपे उनका सन उत्तीर्ण रहता है, उस टाइप के अभिलेख जो होते हैं वो जो आपके होते हैं वो निजी अभिलेख होते हैं। उसमें राजा की अपनी स्वयं की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, वो निजी अभिलेख होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे पुरातात्विक शोध। अभिलेख के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभिलेख से हमें क्या पता चलता है, पुरातात्विक स्रोत है अभिलेख, और सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत हैं। लेकिन अभिलेख से हमें जिस तरीके की जानकारी प्राप्त हो रही है उसी तरह से हमें सिक्कों से भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत में उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि हमारे अभिलेख हैं। क्योंकि सिक्कों के माध्यम से हमें राजा के शासन काल के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इवन राजा किस सन का था, मतलब किस टाइम पीरियड का था, ये भी हमें पता चलता है कि राजा किस टाइम पीरियड का था, ठीक है गाइस। तो क्या कहते हैं, हम सिक्कों को पढ़ेंगे, कॉइन्स को पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 करके, मतलब मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सिक्के, कॉइन्स, युग की आकृति, जिन सिक्कों पे युग की आकृति बनी हुई होती थी वो सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए थे। और युग की आकृति का मतलब क्या होता था? युग की आकृति का मतलब ये होता था कि जिस राजा ने युग की आकृति छपवाई है, सिक्कों पर उत्कीर्ण कराई है, सिक्के चलाए हैं, मतलब उसने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ किया था। युग की आकृति अश्वमेध यज्ञ वाले ही करा सकते थे, छपवा सकते थे। तो समुद्रगुप्त द्वारा युग की आकृति वाले सिक्के चलाए गए, और जिससे पता चलता है उसके अश्वमेध पराक्रम के बारे में। अश्वमेध यज्ञ वो लोग कराते थे, वो राजा कराते थे, वो सम्राट कराते थे, जब सम्राट को अपने पराक्रम को पूरे अपनी सीमा से बाहर बताना होता था कि हाँ, मेरे आप सब अधीन आइए, आप सब मेरी अधीनता को स्वीकार कीजिए, मैं सबसे उच्च हूँ, सर्वोच्च हूँ। वो जो करते थे, जो अपने आप को बताना चाहते थे, वो लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे, और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया है, ये बात हमें उसके द्वारा चलाए गए युग की आकृति वाले सिक्कों से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड में हमने लिखा है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के चलाए थे। सिक्के तो कई तरह के चलाए गए थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। जैसे कोई राज्य अगर सोने के सिक्के चला रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि वो राजा की जो थी आर्थिक स्थिति कितनी ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि सोने के सिक्के वही लोग चला सकते थे, वही राज्य चलाता था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी। कहीं चांदी के सिक्के चलते थे, कहीं तांबे के, कहीं चमड़े के, तो उनसे हम उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं कि किस राज्य की उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे किस वंश के द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। फिर गुप्त शासक, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाले गुप्त शासक थे। तो मतलब समझ लीजिए, अब सर्वाधिक सिक्के चला रहे हैं, वो भी सोने के सिक्के चला रहे हैं। तो गुप्त डायनेस्टी थी, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्त शासक थे, वो कितने ही आर्थिक तरीके से कितने ही मजबूत होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो सोने के सिक्के चला रहे हैं। और उनके सिक्कों से क्या पता चलता है? गुप्त डायनेस्टी के सिक्कों से पता चलता है कि उनकी उपलब्धियां किस प्रकार की थी, कहाँ कहाँ उन लोगों ने उपलब्धि हासिल की थी, उनकी उपलब्धि के बारे में पता चलता है। जनता की कला, गुप्ता डायनेस्टी में जो जनता की कला थी, साहित्य थे, वो क्या कहते हैं, उनकी झलक उनके सिक्कों पे मिलती है।
उनकी झलक उनके सिक्कों पर मिलती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शक, पहलव और कुषाण वंश के बारे में। शक, पहलव, कुषाण वंश क्या है? यूनानी के समान सिक्के चलाए। पहले सिक्के लेकर के आए थे यूनानी लोग जिस प्रकार के सिक्के चलाते थे, शक, पहलव और कुषाण वंश ने भी सेम उनके ही सिक्कों की प्रतिरूप चलाया, कह सकते हैं। यूनानियों के सिक्कों के समान सिक्के चलाए। अब उस समय उस तरीके के सिक्के केवल कहाँ चलते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में उस समय उस तरीके के सिक्के चलते थे, उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है। पांचाल के मित्र शासकों और मालवा तथा यौधेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास। सिक्कों से हमने आपको बताया कि सिक्कों से हमें किसी भी राज्य का, उस राज्य के सीमा की विस्तार के बारे में, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धर्म के बारे में, उस सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात होता था। तो उसी तरह से पांचाल के मित्र शासकों और मालवा और यौधेय, ये तीनों राज्य थे, उनके गढ़ राज्य थे, उनका पूरा इतिहास ही सिक्कों पे बेस्ड है, क्योंकि वहाँ से जितने सिक्के मिले हैं पूरे उसके पूरे इतिहास को बताते हैं कि वहाँ का इतिहास कैसा था, वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी। ठीक है। चंद्रगुप्त, चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। और चांदी के सिक्के उस टाइम कौन चलाता था? चांदी के सिक्के वही लोग चलाते थे, केवल पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, और पश्चिम भारत में चलाए जाते थे। और चंद्रगुप्त द्वारा जब चलाए गए तो उससे ये हमें पता चलता है कि शकों को पराजित करने वाले पहले जो राजा थे, शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शकों को पराजित किया गया था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। आहत सिक्के कैसे होते हैं? उत्कीर्ण लेख नहीं, मतलब जो आहत सिक्के होते हैं, सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह तो उत्कीर्ण होते हैं, लेकिन उस पर कोई लेख नहीं होता है। चिन्ह उत्कीर्ण होंगे पर लेख नहीं होंगे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आहत सिक्के। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? सिक्कों पर सिक्का लेख के अतिरिक्त बहुधा सिक्कों को चालू करने वाले शासक की आकृति। सिक्कों पे जैसे कि देखिए, मैं आपको इसको बता रही हूँ कि सिक्कों पे सिक्का लेख होता था, उसके अलावा बहुत सी और भी आकृति होती थी, जैसे कि किसी सम्राट की आकृति होती थी, किसी देवी देवताओं की आकृति होती थी, किसी दूसरे चीज़ों की, उस राज्य के जो कोई चिन्ह होते थे उनकी आकृति होती थी। तो इस तरीके की आकृति जो होती थी, वो शासक की आकृति जो होती थी, उससे हमें पता चलता था कि वो जो शासक है वो अपने आप को सर्वोच्च मान रहा है, या फिर अपने राज्य में जो देवी देवता या जो भी पूजा होती थी, जिनकी भी वो प्रार्थना करते थे, उनको मतलब महत्व दे रहा है। किसको उसके द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया जाता था? जिनको वो अपने से भी उच्च समझता था, अपने से भी ऊपर समझता था, वो उनकी आकृति सिक्कों पे चलवाता था। यदि उसने अगर अपनी आकृति चलवाई है, तो इस छपवाई है, उत्कीर्ण करवाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप से सभी को नीचे रखता था, किसी को भी ऊपर नहीं रखता था। तो इस तरीके की, जिससे प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी, मतलब इस प्रकार के जो सिक्के होते थे जिन पे शासक की खुद की आकृति है, अगर किसी शासक की खुद की आकृति है, उसका टाइम पीरियड है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वो किस समय के शासक थे और वो शासक कौन थे। तो हमें इतिहास लिखने में उनका बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती थी, इतिहासकारों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती थी इतिहास लिखने में। जैसे यूनान है, रोम है, 4 या 5 हिंद यूनानी शासकों का उल्लेख, ये आपके जो है, ये इन सिक्कों पे, इनके सिक्कों पे इनकी ही आकृति, शासक की खुद की आकृति होती थी, इसलिए इनके जो उल्लेख हैं, लेख लिखे जाते थे इतिहासकारों द्वारा, वो बहुत ही आसानी से लिखा गया है कि वहाँ के जो राज्य के लोग थे या राज्य था, वो किस धर्म को मानता था, किस धर्म का पालन करता था, ये सारी चीज़ें हमें सिक्कों से पता चलती हैं। अभिलेख और सिक्के दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे पुरातात्विक शोध, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का। तो कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ा दिया आपको, और अभिलेख के बारे में पढ़ा दिया। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने प्यार और अपने सपोर्ट से हमको आगे ले जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।